मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहताबजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन जो टॉपिक देखने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा था, जिसका चैप्टर का नाम था कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, कि अपने पास टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपन देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कि अपने पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और अपन इससे जस्ट पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसके इक्वल होती है। तो सभी को पता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसके इक्वल होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वही अपनी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी या टोटल एनर्जी होगी। तो आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपने पास यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। क्या है अपने पास, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं बात करूंगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है। तो अपन को पता है कि कोई टोटल एनर्जी होती है वो किससे मिलकर बनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से। किससे मिलकर बनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और जब भी अपन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में होता क्या है। देखो, यदि बात करते हैं कंजर्वेशन की, बात किसकी करते हैं अपन, कंजर्वेशन की, संरक्षण की, तो संरक्षण का मीनिंग आप सभी को पता है क्या होता है कि उसमें या तो कंजर्वेशन के वैल्यू यानी कोई दो पार्टिकल यदि आपस में रिएक्ट करें या इंटरेक्ट करें और उसके इंटरेक्ट करने के बाद और इंटरेक्ट करने के पहले उसकी एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। या कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। यानी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, यांत्रिक ऊर्जा कंजर्व रहती है। यदि कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, तो ये इससे जस्ट अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई भी कण ले लिया, कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वही क्या कहलाता है अपने पास, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से यांत्रिक ऊर्जा की डेफिनेशन लिखी गई है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो भी सम होगा वो क्या कहलाएगी अपने पास, यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी अपने पास, यांत्रिक ऊर्जा। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी, कि यदि मेरे पास ये दोनों का सम टोटल मैकेनिकल एनर्जी है तो एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होगा। तो मुझे ये देखना है कि यदि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाई जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है, और यदि स्थितिज ऊर्जा को कम किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। मतलब क्या हुआ इसका, मुझे पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी ये वाली काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा। ये वाला कंसेप्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, मैकेनिकल एनर्जी के। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि मुझे इसका मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देखना है, क्या देखना है मुझे, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देखना है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कब होगा, ये दोनों एनर्जी इक्वल तो नहीं हो सकती। मुझे भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं कर सकते। तो मैं लिख सकता हूँ या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, या तो ये वाला केस है कि जब भी मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करानी है तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। या फिर मैं इसका ऑपोजिट केस लूँ, ऑपोजिट केस कैसे, कि अपने पास काइनेटिक एनर्जी को मैं कम करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी यदि मुझे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए पर्टिकुलर आपके पास एक कंडीशन बन जाएगी कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो स्थितिज ऊर्जा में भी होता है, बट गतिज ऊर्जा बढ़ी है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हुई है, कम हुई है। यदि स्थितिज ऊर्जा बढ़ी है तो गतिज ऊर्जा क्या बताएगी, कम बताएगी, यानी दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकती। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि यदि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाई जाए, स्थितिज ऊर्जा यानी क्या बढ़ाई जाए, पोटेंशियल एनर्जी या यू का मान बढ़ाया जाए, तो गतिज ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है यानी यू का मान बढ़ता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो यू का मान बढ़ाने पर के का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि गतिज ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। और यदि स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाए या स्थितिज ऊर्जा को क्या किया जाए,
कम किया जाए। तो देखो फर्स्ट लाइन वाली लाइन में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे यानी किसको बढ़ा रहे थे, यू को बढ़ा रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। या फिर मैं इसका ऑपोजिट करूं, ऑपोजिट में क्या होगा अपने पास कि स्थितिज ऊर्जा को क्या किया जाए, कम किया जाए, यानी इस बार यू को कम करे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि जब भी कोई ऐसा केस होता है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर परंतु क्या होता है, विपरीत होता है। कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है या फिर कितनी है, 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि मैं इसको उस साइड भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल के इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, डेल यू। या फिर इस माइनस को मैं इधर भेजूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डेल के। यानी यहाँ पे ये क्या मीनिंग निकलेगा कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये क्या बता रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट देखो ये क्या है, माइनस है, यानी एक बढ़ना बताएगा तो एक कम होना बताएगा, अगर ये बढ़ना बताएगा तो ये कम होना बताएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो इस तरीके से होगा, एक घटेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा घटेगा तो पहला कम होगा, इस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पे अपन ने लास्ट स्टेटमेंट में यही लिखा है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी क्या, डेल क्यू, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल यू, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल के, उनके बराबर परंतु क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत होने का मतलब है वैल्यू तो दोनों की इक्वल है बट जितना पोटेंशियल ने बढ़ाया है उतना ही काइनेटिक ने कम किया है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा और इस स्टेटमेंट के बेस पे मैं लिख सकता हूँ कि ये एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। फिर अपन ने इंग्लिश में लिखा है कि इन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में मैकेनिकल एनर्जी जब कंजर्व रहती है, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन है कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी। if the potential energy of a particle is increase, potential energy को increase करते हैं, the kinetic energy decrease, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जैसे ही बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। एंड इफ द पार्टिकल या इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज, यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या था अपने पास, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या था अपने पास कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कौन सी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इंक्रीज हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब यही है कि एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा बढ़ेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली कम होगी। तो ये हो जाएगा अपने पास द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यानी जो ऑपोजिट होता है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बट ऑपोजिट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, यांत्रिक ऊर्जा कंजर्वेशन क्या होता है ये हो गया, और यहाँ से मुझे पता लगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। अब इसके कुछ बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की, कुछ बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की। तो देखो एग्जाम्पल में आपके पास ये जो ऐसे केस है जो आपको कभी ना कभी आपने हर जगह देखे हुए हैं, यानी कहीं डेली लाइफ में भी आपने इन सारे केसेज को देख रखा है। तो बात करते हैं अपन फर्स्ट वाले की, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट वाले की। देखो यहाँ पे एक कर्व बेस दे रखा है, एक ऐसी कोई चढ़ाई दे रखी है। ऐसी चढ़ाई आपने कोई देखा होगा कि कोई जो हिल स्टेशन होते हैं उसमें चढ़ाई कुछ इसी टाइप की होती है। यहाँ से कोई गाड़ी चढ़ती है, चढ़ने के बाद एक टॉप पॉइंट पे जाती है, टॉप पॉइंट में जाने के बाद वापस क्या उतरती है, नीचे उतरती है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होगा वो अपन को देखना है। तो देखो यहाँ पे जब भी यहाँ से गाड़ी चढ़ेगी क्या होगा, जब भी यहाँ से गाड़ी चढ़ेगी यानी गाड़ी चढ़ेगी तो इसको अपन क्या देंगे, वेलोसिटी देंगे। क्या देंगे, वेलोसिटी देंगे। और मुझे पता है कि जब भी पार्टिकल को वेलोसिटी दी जाती है तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तभी तो ये गाड़ी ऊपर चढ़ पाएगी, नहीं तो चढ़ सकती है क्या, नहीं चढ़ सकती। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज होगी क्या होगी अपने पास, वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या इंक्रीज होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखो इस कर्व में ये वाला यहाँ पे कर्व दे रखा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी को ये कर्व शो कर रहा है, यानी जो ब्लैक शेड है वो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। फिर जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ेगी टॉप पॉइंट पर, ये इसका क्या है, टॉप पॉइंट है। जब ये टॉप पॉइंट पर आ गई
क्या आ गई, टॉप पॉइंट पर आ गई। तो मैं कहता हूं कि जब भी कोई पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर वापस कहाँ आता है, नीचे आता है। तो सेम केस वही है कि ये वाली जो गाड़ी है टॉप पॉइंट पर आ चुकी और टॉप पॉइंट पर आते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या बना दी अपन ने, जीरो। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, यानी मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी। अभी अपन ने पढ़ा है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में कि यदि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ऐसे ही अपन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो V इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई अपने पास, जीरो हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास, मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पे एक कर्व बता रहा है जो क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम बता रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। अब गाड़ी वापस नीचे उतर रही है, गाड़ी क्या हो रही है, वापस नीचे उतर रही है। और जब भी गाड़ी वापस नीचे उतरेगी तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो अपने पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का कर्व दे रखा है। जब भी गाड़ी नीचे आएगी इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वापस कम हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वाला केस वापस यहाँ पे आ जाएगा, क्या कि काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाए अपने पास, मैक्सिमम हो जाए, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए अपने पास, मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम है, यहाँ पर भी पोटेंशियल मिनिमम है, काइनेटिक मैक्सिमम है, यहाँ पर भी काइनेटिक मैक्सिमम है, यानी ये वाला केस और ये वाला केस क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों में सेम रिजल्ट है। यदि इसके टॉप पॉइंट पे जा रही हो तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक जीरो है और पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। तो क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल। अब अपन चलते हैं एक सिंपल पेंडुलम, किस पर चलते हैं, सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम क्या कहता है, सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि ये एक पेंडुलम मैंने लगा रखा है जिसका कोई बेस है। इस पेंडुलम को मैंने क्या कर दिया, लटका दिया किसी धागे से, किसी वायर से, या किसी कोई धागे से लटका दिया, किसी वायर से लटका दिया, या किसी मैंने रॉड से लटका दिया। अब ये सिंपल पेंडुलम है जिसका मास कितना है, m है। इसका मास कितना है, m है। अब ये पेंडुलम, आपको पता है कि पेंडुलम इस तरीके से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। किस तरीके से, जैसे मैं इसको बांधूं तो ये इस तरीके से क्या करता है, ऑसिलेट करता है। यानी ये वाला पहले यहाँ जाएगा, घूम के वापस आएगा, वापस जाएगा, इस तरीके से वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और जब भी ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे भी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रोल रहेगा। तो यहाँ पे देखो जब भी ये पार्टिकल यहाँ से, मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करके, यानी इस पार्टिकल को मैं ऐसे खींच के छोड़ देता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इस पार्टिकल को छोड़ देता हूँ, तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पे जाएगा। कहाँ जाएगा अपने पास, यहाँ पे जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है अपने पास, जब ये पार्टिकल, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है, इसके बीच वाली स्टेट है। ये जो बीच वाली स्टेट है वो कौन सी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आता है, इसका मतलब यहाँ पर आकर वो इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, इसका मतलब v कितना, जीरो। इक्विलिब्रियम में v कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा। v जीरो का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो सॉरी v जीरो नहीं होगा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल है, ये वाला जो मास है वो मास मैंने फ्रीली सस्पेंड किया था, इसको मैंने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ दिया, तो ये क्या बता रहा है अपने पास, जीरो पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी। क्या बता रहा है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी, ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा और यहाँ से वापस वहाँ कब जाएगा, जब इसके पास वेलोसिटी रहेगी। क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। यदि वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब वो ऊपर थोड़ी ना जाएगा, जा ही नहीं सकता। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि ये पार्टिकल यहाँ पे आया, कुछ वेलोसिटी v लेकर आया, v लाने के बाद वो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मतलब इसका v यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर v मैक्सिमम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अपने पास, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यदि काइनेटिक मैक्सिमम है तो मुझे पता है पोटेंशियल क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे लिख ही रखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम। तो यहाँ पे भी लिख रखा है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऐसे यदि ये पार्टिकल वापस एक डिस्प्लेसमेंट होके, यदि पार्टिकल v वेलोसिटी से टॉप पॉइंट पे जाएगा, ये उसका क्या हो गया, टॉप पॉइंट हो गया। अब यहाँ जाके ये वापस क्या आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ जाके रुकेगा तो वापस नीचे आएगा, और जहाँ पर जाकर रुकता है, रुकने का मतलब है वहाँ पर v कितना हो गया, जीरो हो गया, और v जीरो हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, मिनिमम हो गई। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये एक तरीके से यांत्रिक
ऊर्जा संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रोल है कि देखो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट है क्या जहाँ पर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो, दोनों की वैल्यू मिनिमम हो, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है। क्या है अपने पास? दोनों का एक भी पॉइंट नहीं है। अपने पास पॉइंट कैसा है? यदि पोटेंशियल मिनिमम है तो काइनेटिक मैक्सिमम है, काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मिनिमम है। तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला जो कंसेप्ट कहलाएगा वो किसका कहलाएगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक और सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल, यहाँ पे एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल को यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ देता हूँ तो ये पार्टिकल, ये दोनों के टॉप पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। यदि ये पार्टिकल यहाँ पे आता है, कहाँ आता है अपने पास? ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आता है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है अपने पास? एक तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेम ये वाला ही कैसे कि यदि ये पार्टिकल यहाँ पे आता है तो क्या होगा? काइनेटिक तो मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपने पास? सॉरी, काइनेटिक यहाँ पे अपन ने उल्टा की, काइनेटिक तो मिनिमम होगी, सॉरी काइनेटिक मिनिमम होगी। तो यहाँ पे देखो अपने पास ये भी क्या रहेगा? काइनेटिक इस पॉइंट पर क्या बताएगा? मिनिमम बताएगा। काइनेटिक क्या बताएगा? मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या बताएगा? मैक्सिमम। इस पॉइंट में ये बताएगा, इसमें भी यही बताएगा। काइनेटिक तो बताएगा मिनिमम और पोटेंशियल क्या बताएगा? मैक्सिमम। सेम केस यदि यही बीच में आ जाता है, बीच में आने का मतलब है ये वाला केस आ गया, और यदि ये वाला केस आ गया तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी अपने पास? जो मिनिमम थी वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी काइनेटिक तो क्या हो जाएगा अपने पास? मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। ठीक है, यानी एक मिनिमम है तो एक मैक्सिमम है। ऐसे ही देखो यहाँ पे कोई ऐसा रोड बना हुआ है, उस रोड से मैं कोई गाड़ी से ऊपर से छोड़ता हूँ। यदि मैं कोई गाड़ी ऊपर से छोड़ता हूँ, यानी ये गाड़ी इस तरीके से मूव करेगी, क्या करेगी? ये गाड़ी इस तरीके से मूव करेगी। यदि कोई गाड़ी इस तरीके से मूव करती है मतलब इसका वी हाई होगा, ढलान बना हुआ है, चढ़ाई बनी हुई है। यदि कोई ढलान बना हुआ है तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड से नीचे जाएगी, क्या होगी? ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे जाएगी। यदि गाड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी? हाई होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अपने पास? लो होगी। कब? जब इस टॉप पॉइंट पर खड़ा था, जब इस टॉप पॉइंट पर खड़ा था, जैसे जैसे वो नीचे गया, वेलोसिटी को बढ़ाया, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, जब खड़ा था तब तो हाई पोटेंशियल एनर्जी और लो काइनेटिक एनर्जी था। जब वो नीचे जा रहा है तो क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बनेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही वापस थोड़ा आगे जाएगा, वापस किसी ढलान पर चढ़ेगा, टॉप पॉइंट पर चढ़ेगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी अपने पास? मिनिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। तो इस तरीके से ये सारे जो एग्जाम्पल है वो सारे क्या बताते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण बताते हैं। क्लियर? तो ये सबको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपन आगे। आप यदि नोट्स में लिखना चाहो तो एक ये एग्जाम्पल और एक ये सिंपल पेंडुलम वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो कि कहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, काइनेटिक मिनिमम होगा। फिर अपन बात करते हैं, यदि किसी निकाय की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग अक्षर रहता है, यदि किसी निकाय की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या रहता है? अक्षर रहता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक को मैं के से लिखता हूँ, पोटेंशियल को मैं यू से लिखता हूँ, इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा अपने पास? कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, अक्षर रहता है। उसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, उस वो क्या कहलाती है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब भी संभव है, जब उस पर संरक्षी बल कार्य करे, जब भी पॉसिबल है, जब उस पर क्या करे? एफ, यानी एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू फोर्स वर्कआउट करे। ये जब भी पॉसिबल है जब उस पर क्या करे? एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू फोर्स वर्कआउट करे। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी निकाय पर असंरक्षी बल कार्य करे तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। क्या करे? कि यदि किसी निकाय पर असंरक्षी बल कार्य करे, यदि किसी निकाय पर असंरक्षी बल कार्य करे तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू है, एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू है, तब तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा? कंजर रहेगा। और यदि एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे उसकी एनर्जी है वो कंजर नहीं होगी। कंजर नहीं होगी तो वो अचर नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। इंग्लिश में भी वही लिख रखा है, द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्कआउट करता है
तो वो क्या होगा अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तभी वो अपने पास क्या होगा, वो टोटल उसको एनर्जी को सेम करेगा। इफ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम इट मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास डेल के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा अपने पास, कांस्टेंट। यानी मैं लिख सकता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के इक्वल है। अब इस कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो भी लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है कि यदि कोई बल कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास डेल यू प्लस का डेल के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या मान सकता हूँ मैं उसको जीरो मान सकता हूँ। यानी डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का डेल के। यानी यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये तो क्या बता रहा है अपने पास स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये तो क्या बता रहा है यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास का माइनस का हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, माइनस का क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यानी मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, बट माइनस में। क्यों, क्योंकि ये विपरीत होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक तरीके से सिस्टम हो जाएगा कि यदि कुल ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा में बराबर होती है, परंतु क्या होती है विपरीत होती है, एक बढ़ती है तो एक कम होती है। अब अपन को करना है इसका डेरिवेशन, अब अपन को क्या करना है इसका डेरिवेशन करना है। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का डेल के होता है। क्या होता है अपने पास डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का के। तो यहाँ से मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ, इसको प्रूव करना अपन को मैथमेटिकली। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास के प्लस का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे पता है कि यदि ये वाली वैल्यू है ई इज इक्वल टू के प्लस यू, ई इज इक्वल टू क्या है के प्लस यू। यदि यांत्रिक ऊर्जा कंजर अक्षर है यानी ई इज इक्वल टू क्या है अपने पास जीरो है, ई इज इक्वल टू क्या है जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास के प्लस का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास के प्लस का यू हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि निकाय की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अचर रहता है। ये क्या बता रहा है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो अभी अपन ने पहले वर्ड में देखा, देखो यहाँ पे ये जो अपन ने लिखा है कि निकाय पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है अचर रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू के प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास यू हो जाएगा। क्लियर। फिर अपन क्या देखते हैं इसको डेरिवेशन के बेस पे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे आएगा इसका, तो मुझे पता है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो, क्या हो अपने पास यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो। तो ये वाली जो टर्म है वो किसको बताती है अपने पास यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को बताती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या हो अपने पास संरक्षित हो। तो जब भी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होगी यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी कंजर्व होगी। अब अपन देखते हैं कि जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो ई इज इक्वल टू क्या होगा के प्लस का क्या होगा अपने पास यू होगा। अब मुझे पता है कि के प्लस यू क्या था अपने पास के प्लस यू इज इक्वल टू क्या है अपने पास कांस्टेंट है। यदि मैं कोई पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो, क्या मान लूँ यदि मैं कोई पार्टिकल की वेलोसिटी मान लूँ कि यदि कोई कण का वेग यदि कोई कण का वेग v हो तो यदि कोई कण का वेग v हो तो मतलब क्या कि यदि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने एज्यूम की v, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv² प्लस का क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 v² प्लस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि जब ये वाली टर्म है तो इसी का इक्वेशन नंबर देता हूँ इसको फक्स, इसको क्या करूँ मैं t के रेस्पेक्ट में या t के सापेक्ष अवकलन करूँ, t के सापेक्ष क्या करता हूँ अवकलन करता हूँ। यानी क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू क्या आएगा t आएगा। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t।
ये वाली टर्म आएगी। अब मुझे पता है कि इसका यदि मैं डेरिवेटिव करूँगा तो देखो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, वो देखते हैं। 1/2 mv², यानी मुझे क्या करना है यहाँ पे d अपॉन में dt क्या हो जाएगा, d अपॉन में dt, फिर क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 mv² प्लस का हो जाएगा अपने पास u, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा अपने पास d/dt इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ये वाली वैल्यू हो तो ये क्या हो जाएगी 0, तो इसका देखो डेरिवेटिव करोगे तो 1/2, तो ऐसे का ऐसे पहले पावर का होगा तो ये क्या हो जाएगा 2mv, और साथ में v का होगा तो वो क्या हो जाएगा dv अपॉन में dt, ये वाली टर्म होगी। यानी जो v था उसको मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी पहले पावर का किया, पावर का v² है, किसके रेस्पेक्ट में करना है t के, तो v वेलोसिटी टाइम के सापेक्ष क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी फिर कम हो गई फिर 0 हो गई, ऐसे चेंज होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम चेंज कर रहा है, मतलब चेंज हो रही है t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया तो ये कितना हो जाएगा v² का 2mv हो जाएगा, और v का क्या हो जाएगा dv/dt प्लस का हो जाएगा du अपॉन में dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में कितना होगा 0। यहाँ पे क्या टर्म रह गई, तो यहाँ पे रह गया mv, साथ में हो जाएगा dv अपॉन में dt प्लस का हो जाएगा अपने पास du अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो ये वाली जो टर्म हो गई वो क्या हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, कोई स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन मानना है, क्या मानना है, कोई स्थितिज ऊर्जा का फलन मानना है। तो देखो यहाँ पे मैं स्थितिज ऊर्जा का कोई फंक्शन मानता हूँ, स्थितिज ऊर्जा फलन, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू f x y और z, यानी कोई स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन है या फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैं लिख सकता हूँ क्या, फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यदि कोई फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या है, u इज इक्वल टू f x y z है। क्या मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कम संपूर्ण आंशिक अवकलन लिख सकता हूँ, तो यदि संपूर्ण आंशिक अवकलन लिखे तो इस टर्म क्या आएगी, तो देखो u इज इक्वल टू अपन ने क्या मान रखा है, u इज इक्वल टू ले रखा है अपन ने f x y z, यानी कोई फंक्शन ले रखा है, तो du इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास डेल u अपॉन में डेल x, साथ में क्या हो जाएगा dx, प्लस हो जाएगा अपने पास डेल u डेल y और साथ में क्या हो जाएगा dy, प्लस का हो जाएगा डेल u अपॉन में डेल z और साथ में क्या हो जाएगा dz, ये वाली टर्म हो जाएगी संपूर्ण आंशिक अवकलन में। यदि मैं t का डिवाइड कर दूँ, यदि मैं क्या कर दूँ t का, यानी t का मतलब है dt का यदि मैं भाग लगा दूँ, क्या करूँ dt का यदि मैं डिवाइड कर दूँ तो ये वाली टर्म क्या बनेगी du अपॉन में हो जाएगा dt इज इक्वल टू डेल u अपॉन में डेल x, साथ में क्या हो जाएगा dx अपॉन में dt, प्लस का हो जाएगा डेल u अपॉन में डेल y dy अपॉन में dt, प्लस का हो जाएगा डेल u अपॉन में क्या डेल z और साथ में क्या हो जाएगा dz अपॉन में dt। क्लियर। अब मुझे पता है कि एक टर्म होती है डेल u को मैं यदि लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, i डेल u अपॉन में डेल x प्लस j डेल u अपॉन में डेल y प्लस k डेल u अपॉन में डेल z, ये टर्म होती है, लिख सकता हूँ। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो इस टर्म को, जो ये वाली इक्वेशन थी du अपॉन में dt, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल की टर्म में कन्वर्ट कर दूँ, यानी इसको ऐसे लिख दूँ i du अपॉन में dx प्लस j डेल u अपॉन में डेल y प्लस k डेल u अपॉन में क्या डेल z। एक टर्म तो ये हो गई, बीच में अपना डॉट प्रोडक्ट आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ i dx अपॉन में dt प्लस j साथ में क्या हो जाएगा dy अपॉन में dt प्लस क्या हो जाएगा k dz अपॉन में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वापस आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसका मतलब i डॉट आई क्या हो जाएगा 1 डेल u बाई डेल एक्स आई और dx बाई dt आ जाएगा, यानी इस टर्म को मैं इस वाली दो टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, जो ये वाली एक सिंगल टर्म थी इसको मैंने डबल में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि जो ये वाली टर्म है किसके इक्वल है अपने पास, डेल यू के इक्वल है। किसके इक्वल है, डेल यू के। और जो ये वाली टर्म है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या मानते हैं अपन, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मानते हैं। तो मुझे पता है कि ये वाली जो टर्म है वो क्या बता रही है, वेलोसिटी का वेक्टर बता रही है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v वेक्टर
इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस का वी वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा वी जेड के, यानी इसको वी एक्स वी वाई और वी जेड लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि जो वी एक्स वी वाई वी जेड होता है वो क्या होता है, स्थिति का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई टी, वाई बाई टी और जेड बाई टी, यानी इस टर्म को तो मैं क्या लिखूंगा वी वेक्टर लिखूंगा और इस वाली टर्म को मैं क्या लिखूंगा डेल यू लिखूंगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो इसी इक्वेशन से ये वाली टर्म बन जाएगी अपने पास क्या डी यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पहले तो बनेगा अपने पास डेल यू, पहले क्या बनेगा ये देखो डी यू बाई डी टी ऐसे का ऐसे लिखा, इस टर्म का क्या बन गया डेल यू, यहाँ पे क्या बन जाएगा वी वेक्टर, यानी यहाँ पे डॉट क्या बन जाएगा अपने पास वी वेक्टर। क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसकी जगह तो क्या लिख दिया डेल यू लिख दिया और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया वी वेक्टर लिख दिया, यानी मेरे पास ये वाली कोई इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 3, क्या दे दो इक्वेशन नंबर 3, यानी डी यू बाई डी टी है वो डेल यू डॉट वी के इक्वल है, किसके इक्वल है डेल डॉट यू और वी के इक्वल है। अब मुझे पता है कि देखो यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी क्या थी अपने पास समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सी थी, तो देखो समीकरण 1 अपने पास ये वाली थी, कौन सी समीकरण 1 ये वाली। यदि मेरे पास देखो ये वाली जो वैल्यू थी ये समीकरण 2 सॉरी एम वी डी वी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी, तो मैंने वहाँ से क्या निकाला है डी यू बाई डी टी की वैल्यू निकाली है। तो ये वाली इक्वेशन में जो डी यू बाई डी टी अपन ने निकाला है उसकी क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास समीकरण 1 ना होकर ये क्या है अपने पास 2 है, तो ये हो जाएगी समीकरण 2 से। और दूसरी समीकरण क्या थी अपने पास एम वी डी वी अपॉन में क्या था डी टी था, प्लस का क्या हो जाएगा डी यू बाई डी टी था, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा डेल यू, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास वी, ये वाली टर्म हो जाएगी। इज इक्वल टू क्या था अपने पास, देख लो कि इसमें इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू क्या था समीकरण 2 में 0 था, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब मुझे पता है कि ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है और वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसका मतलब मैं इसको वेक्टर टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा यदि सदिश रूप में लिखे तो एक सिंगल टर्म को तो आप सदिश रूप में लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा एम वी वेक्टर, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी वी, साथ में क्या हो जाएगा डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या डेल यू और साथ में क्या हो जाएगा वी वेक्टर। अब देखो वी वेक्टर क्या दोनों में कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो एम है वो क्या हो जाएगा वी वेक्टर यदि मैं कॉमन लो तो एम डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी, प्लस का हो जाएगा अपने पास डेल यू और साथ में क्या हो जाएगा डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे 2 टर्म 0 के इक्वल आ रही है, कितने टर्म 0 के इक्वल आ रही है 2 टर्म 0 के इक्वल आ रही है। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 टर्म यदि 0 के इक्वल है तो इसको मैं एम ए बना सकता हूँ डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है ए होता है। तो मुझे पता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलता है डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी मिलता है। तो इस इक्वेशन से ये क्या हो जाएगा एम ए वेक्टर प्लस में हो जाएगा अपने पास क्या डेल यू और साथ में क्या हो जाएगा वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म 0 आ रही है, या तो मैं इस ब्रैकेट को 0 करूँ या फिर वेलोसिटी को 0 करूँ। अब मैं वेलोसिटी को 0 क्यों नहीं कर सकता, वेलोसिटी को मैं 0 नहीं कर सकता क्यों, यदि मैं वेलोसिटी को 0 करता हूँ तो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि मैंने काइनेटिक एनर्जी को 0 ही कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होनी चाहिए। क्लियर है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी वाली टर्म को क्या नहीं कर सकता 0 नहीं कर सकता। तो मुझे पता है कि यहाँ वेग शून्य संभव नहीं है। वेग क्या है वेग शून्य संभव नहीं है, यानी जो वेलोसिटी है वो 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि वेलोसिटी डज नॉट 0 क्या हो जाएगा वेलोसिटी 0 पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है तो फिर 0 क्या होगा अपने पास एम ए प्लस का क्या हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा अपने पास डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और मुझे पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास एम ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा f प्लस का डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो ये क्या हो गया अपने पास f इज इक्वल टू डेल यू, यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का डेल यू।
क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये F इजिक्वल टू माइनस डेल यू आ गया। मतलब अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जब ही होता है जब उस पर जो बल है वो क्या हो, संरक्षी हो, कंजर्वेटिव हो। और यहाँ पे यदि मुझे कंजर्वेटिव काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है, वो किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में प्रूफ करना था, तो मैं क्या निकाल के ले आया, कंजर्वेटिव फोर्स का जो फॉर्मूला था F इजिक्वल टू माइनस डेल यू, वो निकाल के ले आया। तो इससे स्पष्ट होता है क्या कि यदि F इजिक्वल टू माइनस डेल यू होता है तो वो किसको सेटिस्फाई करता है, E प्लस के, E इज इक्वल टू के प्लस यू, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, इस तरीके से F इज इक्वल टू माइनस डेल यू को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो देखो इसमें अपने पास ये डेरिवेशन था, मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको पूरा करना है। सबसे पहले तो अपन को काइनेटिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या होता है वो समझना है, पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है कब घटती है वो देखना है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे रिलेशन आता है, तो डेल यू इक्वल टू माइनस क्या आता है, डेल के आता है। फिर अपन ने इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया, के प्लस यू इक्वल टू क्या है, ई है। और मैंने मान लिया कि यदि यांत्रिक ऊर्जा है वो अचर रहती है कब, जब एफ इक्वल टू माइनस डेल यू के अंडर में। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ई को क्या कर दिया, जीरो, तो कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या हो गया, के प्लस यू। यांत्रिक ऊर्जा है तो के प्लस यू कॉन्स्टेंट, टी के रेस्पेक्ट में मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या मानी, वी, पार्टिकल की वेलोसिटी वी है तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी टर्म आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से मैंने वी के रेस्पेक्ट, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, पहले पावर का होगा तो क्या आ जाएगा, 2mv dv बाई dt, फिर अपने पास du बाई dt। आगे मैंने क्या किया है, इसको काट के mv dv du बाई dt रख दिया। अब मैंने आगे जाके इसकी वैल्यू निकाली है, उसकी वैल्यू ला के वापस यहाँ पे रखी है। तो मैंने कोई फंक्शन एज्यूम किया कि स्थितिज ऊर्जा का कोई फंक्शन है u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, उसका संपूर्ण आंशिक अवकलन किया तो ये होता है। संपूर्ण आंशिक अवकलन करने के बाद पूरी इक्वेशन में दोनों साइड में, बोथ साइड में dt का क्या कर लिया मैंने, डिवाइड कर लिया। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला कंप्लीट dt फुल डेरिवेटिव है, du बाई dt बन गया, ये ऐसे का ऐसे dx बाई dt, dy बाई dt और dz बाई dt। फिर मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को मैं इन दो टर्म में लिख सकता हूँ, जिसमें एक डेल यू है और दूसरा क्या है, वेलोसिटी का वेक्टर है। यानी ये तो कोई वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करेगा, ये डेल यू को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि ये डेल यू रख दिया, डेल वी रख दिया। समीकरण 2 थी उसमें डी यू बाई डी टी की वैल्यू रख दी, तो ये वाली वैल्यू हो गई। सदिश रूप में लिखोगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। मुझे पता है कि वी वेक्टर यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर से तो ये क्या रह जाएगा, एम डी वी डी टी, और डेल यू मुझे पता है कि ये ए होता है तो ये हो जाएगा एम ए प्लस का डेल यू डॉट में क्या हो जाएगा, वी वेक्टर। और यदि यहाँ पे दो वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब वेग तो जीरो पॉसिबल नहीं है। क्यों, वेग जीरो होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल तो इक्वल ही रहता है, प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो जीरो पॉसिबल नहीं है। यदि वो जीरो पॉसिबल नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी शून्य संभव नहीं है, तो एम ए प्लस डेल यू जो ब्रैकेट है वो जीरो के इक्वल होगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू निकल जाएगा। क्लियर। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो अपन ने डेरिवेशन किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जब भी कंजर्व रहती है, जब जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो क्या हो, कंजर्वेटिव हो, तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह सकती है, बाकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आज का जो अपना टॉपिक था वो था कंप्लीट। तो यहाँ पे अपना डेरिवेशन ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए तो इतना ही। अपन ने समझा कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, कैसे उसके कुछ एग्जांपल भी देखे, और एग्जांपल के बाद उसको मैथमेटिकली डिराइव भी किया। अब अपन को जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो मैंने जो आपको आज अभी एग्जाम्पल बताए है, कल उसी के बेस पे अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात करेंगे। तो जो कल का टॉपिक रहेगा वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।